इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीएसटी का एक अलग टॉपिक, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कि जो गुड्स सप्लाई होते हैं, जो बिक्री के लिए सप्लाई होते हैं, उनकी वैल्यू मूल्य कैसे निकाला जाता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सेक्शन 15 में दिया गया है, जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। उसमें कुछ प्रोविजंस हमें दिए गए हैं कि हम वैल्यू ऑफ गुड्स को कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मैकेनिज्म हमें बताता है कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन्स, असंबंधित व्यक्तियों के साथ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह से हम वैल्यूएशन करेंगे, कितनी वैल्यू हम मानेंगे जो हमारा सामान बिक रहा है या सर्विसेज हम दे रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये अनरिलेटेड पर्सन्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन संबंधित आदमी होगा तो उससे रेट हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन असंबंधित यानी कि अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए और प्राइस ही मेन प्रतिफल होना चाहिए, प्राइस मेन कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी कि मेन तो हमारा प्राइस ही है कि हमें कितना प्राइस उससे लेना है। तो ये प्रोविजंस जो हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के सीजीएसटी एक्ट में, वो आईजीएसटी एक्ट में भी एप्लीकेबल होते हैं अंडर सेक्शन 20 में। आईजीएसटी लगभग सिमिलर प्रोविजंस हैं दोनों। यहाँ पर हम देखेंगे कि द गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करा है, बहुत सारे क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। तो हम सेक्शन 15 में देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। तो सेक्शन 15 में सीजीएसटी के एक्ट में और सीजीएसटी रूल्स हैं 2017 में, उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं वैल्यूएशन करने के सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के, कि गुड्स और सर्विसेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या प्रोविजंस हैं अलग अलग सर्कम सिचुएशंस में और अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। क्योंकि जब सप्लाई हम कर रहे हैं तो मेन तो वैल्यू ही है, वैल्यू के बेसिस पर ही हमें टैक्स देना है। अगर वैल्यू गलत लग गई या गलत कैलकुलेट हो गई तो हमारा जीएसटी का जो टैक्स हम दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, वो गलत हो सकता है। तो जब वो भी जब वैल्यू गलत हो गई तो जीएसटी भी गलत हो गया। तो उसकी वजह से हो सकता है ज़्यादा पेमेंट कर दें जीएसटी का, हो सकता है हम कम पेमेंट कर दें। तो फिर क्या होगा, अगर कम कर दिया तो हम पे पेनल्टी पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बिल्कुल सही निकालनी है, जिससे जीएसटी भी सही निकले और हम पे कोई लीगल एक्शन ना हो। तो जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्टली कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी सब चीज़ें, टैक्स लाइबिलिटी भी एक्यूरेट रहेगी, जो जीएसटी रिटर्न्स वगैरह हैं वो भी हमारे बिल्कुल सही भरे जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो हम सप्लाई कर रहे हैं या जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी वैल्यू हम बिल्कुल सही से कैलकुलेट करें। यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो मनी हम, वैल्यू का मतलब क्या है, कि जो पैसे हम सेलर कलेक्ट करेगा बायर से, कि जो उसने सप्लाई करी है, वो जो सामान बेच रहा है, उसके बदले जो उसको पैसे मिलेंगे, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। यानी कि जो पैसा वो इकट्ठा करेगा, बेचने वाला जो पैसा इकट्ठा करेगा खरीदने वाले से, उसे ही हम सप्लाई वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहा करते हैं। अब अगर कभी कभी पार्टीज रिलेटेड हो जाती हैं, संबंधित पार्टियां हो जाती हैं, और एक वैल्यू हम सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, या कभी कभी हम जो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बार्टर सिस्टम में कर रहे हैं, यानी कि एक सामान के बदले हमने दूसरा सामान ले लिया। तो यहाँ पर जो जीएसटी लॉ ने कुछ प्रिस्क्राइब करा है कि वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज चार्ज्ड, तो उसकी हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू हम देख लेते हैं कि हाँ भाई, इसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम ये असंबंधित व्यक्ति को बेचते, अनरिलेटेड पार्टीज को बेचते,
तो हमें कितना पैसा मिलता। तो इससे क्या होगा कि जीएसटी जो है वो सही से चार्ज हो जाएगा और सही से कलेक्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाएगा, चाहे पेमेंट हमें कितना भी मिला हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जान पहचान में कोई सामान दे रहे हैं या हम एक सामान के बदले, जैसे पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम कहते हैं उसको हम, कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हमें कोई सामान चाहिए तो, और वो सामान दूसरे आदमी के पास है, तो हमने अपना सामान उसको दे दिया, उसको ज़रूरत है, और उसका सामान की हमें ज़रूरत है तो हमने बदले में ले लिया। तो जब एक्सचेंज हो गया तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एक रीजनेबल अमाउंट हम निकाल लेते हैं कि अगर एक हम अनरिलेटेड एक नॉर्मल पर्सन को हम बेच रहे होते तो लगभग कितनी वैल्यू उसकी होती, तो ये वैल्यू हम, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो अंडर जीएसटी में आप देखेंगे कि जो टैक्स होगा वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू पर ही चार्ज होगा। ट्रांजैक्शनल वैल्यू क्या हो गई कि जो प्राइस हम पे कर रहे हैं फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, यानी कि जो अनरिलेटेड है, असंबंधित पक्ष हैं, उनको हम सामान बेच रहे हैं और प्राइस ही मेन, कीमत ही एकमात्र ही प्रतिफल है, कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस ही मेन पॉइंट है और वही वैल्यू मानी जाएगी। सो इफ द सप्लायर और रेसिपेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और प्राइस ही मेन पॉइंट है, तो वैल्यू जो होगी सप्लाई की वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, कितने रुपए पर हम ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ गए हम क्या माना जाता है, कि जो अमाउंट है वो सेलर चार्ज कर रहा है अपना सामान बेचने पर, तो यही बेस बनता है जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर पार्टीज संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, या बार्टर सिस्टम मैंने बताया कि एक्सचेंज कर लिया, तब हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि लगभग कितना ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो सकती है। कि अगर हम एक असंबंधित व्यक्ति को, एक नॉर्मल पर्सन को हम बेच रहे होते तो हम कितने रुपए उससे लेते, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी और उसी वैल्यू पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो वैल्यू हमें मिली है, सेलर को मिली है या नहीं मिली है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मानी जाती है जीएसटी में, वो जब सप्लाई हम कर रहे हैं तो हमें जो पैसा मिलेगा उसमें सारे टैक्सेस जुड़े हुए होंगे, अगर कुछ और टैक्सेस हैं जीएसटी को छोड़कर, जीएसटी तो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, तो कोई और टैक्सेस हैं या कोई एडिशनल चार्जेस कुछ लग रहे हैं, या सप्लायर ने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करा है आपूर्ति करने के लिए, वो उस पर हम हमें ध्यान देना है। और डिस्काउंट्स देखने हैं, अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो वो वैल्यू में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। डिस्काउंट्स हैं कि जो सप्लाई के समय है उससे पहले हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उससे वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे। कुछ हम छूट दे रहे हैं, रिबेट्स हम दे रहे हैं, बाद में छूट दे देते हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपूर्ति करने के लिए, तो वो वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। और कभी कभी हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी करनी पड़ती है, कि मान लीजिए हमने एसी बेचा, लेकिन एसी बेचा तो हमें वो लगवाना भी है, इंस्टॉलेशन भी कराना होता है घर में, तो उस इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होगी वो वैल्यू में जोड़ दी जाएगी। तो कुछ छूट हम दे रहे हैं तो माइनस हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो वो वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। फिर देखेंगे तो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली है उससे ही जीएसटी, उसी अमाउंट पर हमें जीएसटी पे करना है। अगर ज़्यादा वैल्यू है तो ज़्यादा जीएसटी जाएगा, डिस्काउंट्स वगैरह हम दे देंगे, छूट दे देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी तो जीएसटी भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही वैल्यूएशन करनी चाहिए, जिससे कि जीएसटी बिल्कुल सही तरीके से लग सके और हम पे कोई पेनल्टी वगैरह या कोई लीगल एक्शन सरकार ना ले। तो सटीक मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ देखिए स्पेसिफिक रूल्स हैं उन गुड्स के लिए सप्लाई जो कर रहे हैं जिन पर इंस्टॉलेशन या एसेसरीज साथ में दी जाती हैं, हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो जहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी वो प्राइस तो गुड्स की होगी ही होगी, प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाई जा रही हैं उसका खर्चा, या कुछ एडिशनल चार्जेस, अतिरिक्त शुल्क हमें कुछ चुकाना पड़ रहा है, वो उसमें जोड़ दिया जाता है। और फिर उस जोड़ने के बाद ही उस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी 18% हो या 28% हो या 12% हो या 5% हो, कोई भी हो,
तो इन सबको जोड़ने के बाद ही हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अब इंस्टॉलेशन या एक्सेसरीज हम सप्लाई कर रहे हैं अलग से, तो उनकी वैल्यू उस प्राइस में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो उत्पाद हम बेच रहे हैं, उसमें वो जोड़ दी जाएगी। इंस्टॉलेशन और एक्सेसरीज का खर्चा जोड़ दिया जाएगा। अब वैल्यूएशन देखिए कैसे करते हैं। जीएसटी में हमने चेक कर लिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हम जीएसटी लगाएंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गई? जो प्राइस पेड करा जा रहा है अनरिलेटेड पर्सन्स के लिए, और जहाँ पर मेन प्रतिफल जो है मेन पॉइंट प्राइस ही माना गया है। तो जैसे मैंने बताया अभी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी शेल इंक्लूड, उसमें क्या क्या जुड़ा होगा जीएसटी निकालने के लिए? जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेगी उसमें क्या क्या जुड़ेगा या घटेगा वो देख लेते हैं। कोई टैक्सेस हमने दिए, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस सरकार को, या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हमने दिए किसी भी कानून के हिसाब से जीएसटी को छोड़कर, क्योंकि जीएसटी तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी टैक्सेस हमने दिए हैं वो सब वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। या कोई सप्लायर को कुछ पेमेंट करना है, कभी जिसने प्राप्त करा हो उसने कुछ चुका दिया हो, बोले कि भाई ये तो सेलर को ही देने हैं, तो फिर सेलर को देने हैं तो वैल्यू में जुड़ जाएंगे। और कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, कुछ छोटे मोटे खर्चे, कुछ पैकिंग करना है, कुछ कमीशन का चक्कर है, तो वो सब जो खर्चा करा है सेलर ने, वो उस वैल्यू में, प्रोडक्ट की वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। सब्सिडीज वगैरह हो जाती हैं, तो सब्सिडीज वगैरह का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा, वो जोड़ दी जाएंगी। इंटरेस्ट कुछ चुकाना पड़ गया, डिले पेमेंट कर दिया, या लेट फीस है, कुछ पेनल्टी चुकानी पड़ रही है, वो सब ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि एक एबीसी है, कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है टूल्स, हार्डवेयर के आइटम बेचती है, ड्रिल्स, पॉलिशर, स्पेड्स। और ये पावर ड्रिल बेच रही है एक्स वाई जेड को, जो एक होलसेलर है, और उसका प्राइस है 5500। लेकिन एबीसी ने उसको बेचा है केवल 3000 रुपए में। ठीक है, तो डिस्काउंट हो सकता है, कोई बात, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 3000 रुपए में हमने वो सामान बेच दिया। तो वैल्यू ऑफ गुड्स, तो ट्रांजैक्शन हो गई 3000 वैल्यू हो गई। अब अगर उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो उसमें जो 18 का आधा हो गया 9%, 9% लगेगा सेंट्रल सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी लगेगा। और आधा यानी कि बाकी 9% लगता है स्टेट का जीएसटी का हिस्सा होता है, आधा आधा हिस्सा होता है दोनों का। सीजीएसटी और एसजीएसटी आधे आधे होते हैं, तो उस पे 3000 पर हम 9% निकालेंगे, 270 रुपये आया। और साइड में आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर, और स्टेट का 9% लगाया, 270 आया। दोनों को जोड़ लीजिए, वो टैक्स हो गया। तो हम जो सेलर है जो बेच रहा है सामान, वो कितने रुपए लेगा? 3000 वो लेगा, और 270 और 270 इनको 540 जोड़कर वो लेगा। तो टोटल मिलाकर 3540 रुपये वो वसूल करेगा बायर से, जो खरीद रहा है सामान, उससे इतने रुपए वो ले लेगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे भी डिस्काउंट्स की बात हो रही है, डिस्काउंट जो होता है, अगर हमने सप्लाई के टाइम पर या उससे पहले हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उसमें से वो कम हो जाएगा। और डिस्काउंट अगर हम बाद में दे रहे हैं, वो फिर कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पर ही अलाउ करा जाएगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अच्छा, फिर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट इन इंडियन रुपीस। अगर हम भारतीय मूल्य में, भारतीय जो हमारी राशि है, जो भारतीय पैसा है, उसमें अगर हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय करेंसी में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर यानी कि विदेशी उसमें कर रहे हैं हम, अमाउंट में, मनी में, या डॉलर में, येन में, रूबल में, जो होता है ना अमेरिका का, जैसे डॉलर हो गया, जापान का येन हो गया, हमारा इंडिया का रुपी है। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स वगैरह में एक केस होते हैं, तो अगर हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, तो आईजीएसटी इस पे चार्ज होता है, और उसको हम आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की वेबसाइट पर एक्सचेंज रेट होते हैं, कि भाई $1 कितने रुपए का है, उस हिसाब से हम उसको बदल लेंगे। अगर डॉलर में दिया है तो वो कितने रुपए बैठेंगे, वो आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट पर दिया होता है, कितने आज की रेट आज क्या चल रहा है रुपए का डॉलर में, तो वो हम उसके हिसाब से देखकर और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है जो भी हो, वो हम उसके हिसाब से एक्सचेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे कि भाई कि हमने $5 का सामान खरीदा या बेचा तो $5 जो है वो कितने रुपए बनेंगे। वो डेली का रेट होता है, जैसे कभी रुपया हमारा 80 रुपये, 81, 82 रुपये चल रहा होता है, तो उससे हिसाब से उसे रुपए में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए इंक्लूजन्स होते हैं जो मैंने बताया कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए कुछ चीज़ें हम उसमें वैल्यू में उत्पाद के मूल्य में जोड़ लेते हैं, जैसे कोई भी टैक्सेस हमने दिए, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस दिए हैं, जीएसटी को छोड़कर, वो हम सब इसमें जोड़ लेंगे। कुछ कभी कभी खर्चा रेसिपिएंट करता है, जो प्राप्त करता है सामान को, वो कुछ खर्चा कर देता है सप्लायर के नाम पर। सप्लायर को करना चाहिए, लेकिन सप्लायर दूर है या कोई कारण से सप्लायर ने पैसा खर्चा नहीं कर पाया, तो वो जो प्राप्त करता है, जो बायर है, उसने खर्चा कर दिया, लेकिन बायर का तो खर्चा करने का कोई हिसाब नहीं बनता, वो तो सप्लायर को करना है, तो बायर फिर बाद में उसको पेमेंट कर देगा। तो ऐसा अगर कोई खर्चा बायर ने करा है जबकि करना सेलर को है, तो वो भी हम प्राइस में जोड़ देंगे, क्योंकि सेलर तो को वो तो उसको चुका देगा। तो जो भी खर्चा हुआ है सप्लायर को जो करना चाहिए था, वो सब टैक्सेबल वैल्यू में, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें वो जोड़ दिया जाएगा, वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। कुछ बाकी जैसे मैंने बताया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं, पैकिंग वगैरह है, कुछ कमीशन चुकाना पड़ता है, वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। फीस, एडिशनल फीस देनी पड़ रही है, पैकिंग का खर्चा है, भाई कोई सामान जा रहा है तो उसको पैक भी करना है, या फिर आने जाने का भाड़ा भी देना है, माल ढुलाई है, फ्रेट चार्जेस हो गए, तो ये सब चीज़ें मूल्य में जोड़ दी जाएंगी। कभी कभी डिले पेमेंट हो जाता है कि अगर आप समय से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इतने प्रतिशत एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। कुछ सब्सिडी मिलती है हमें सरकार की तरफ से, या वैसे छूट मिलती है, तो वो जो सप्लाई की कंडीशंस में है वो सप्लाई वैल्यू में जोड़ दी जाएगी। अगर सरकार दे रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ अलग से सब्सिडी हमें मिल रही है तो वो हम वैल्यू में जोड़ दिया करते हैं। कुछ एक्सक्लूजन्स हो गए, एक्सक्लूजन मतलब जो माइनस करिए जाएंगे, जैसे मैंने बताया डिस्काउंट, कि अगर हम डिस्काउंट छूट दे रहे हैं तो सप्लाई के समय या उससे पहले बात हो गई है कि हम आपको इतनी 10-20% छूट देंगे या जो भी प्रतिशत है, तो वो वैल्यू में से, मूल्य में से कम कर दिया जाएगा, यानी कि सप्लाई वैल्यू जो है वो उतनी कम हो जाएगी। मान लो 1000 रुपए की सामान बेच रहे हैं, हमने कहा भाई आपको 100 रुपये हम छोड़ देंगे, तो 100 रुपये वैल्यू कम हो जाएगी, फिर 900 रुपये ही वैल्यू मानी जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सप्लाई करने के बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं और वो ऑलरेडी डिसाइडेड था एग्रीमेंट के हिसाब से सप्लायर और बायर के बीच में, तो और रिसिपेंट हैज रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, तो फिर अब लेकिन अगर उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट पे रिवर्स कर दिया गया है, तो फिर वहाँ पे वो डिस्काउंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे उसको। फिर देखिए रूल 27 है, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, वेयर द कंसिडरेशन नॉट द होली इन मनी, कंसिडरेशन जो है वो बदले में नहीं मिल रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है, प्राइस मेन पॉइंट नहीं है इसमें। तो देखिए रूल 27 हमारा क्या कहता है। देखिए व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 के अनुसार हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितनी वैल्यू होनी चाहिए, या प्राइस मेन प्रतिफल नहीं है, मेन पॉइंट नहीं है, तो जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो चैप्टर 4 है सीजीएसटी का, उसके हिसाब से करी जाएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो व्हेन द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, अगर मनी में पेमेंट नहीं करा जा रहा है, जहाँ प्रतिफल पूरी तरह से पैसे में नहीं है, तो आपूर्ति का मूल्य किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो दे रखा है। देखिए ओपन मार्केट वैल्यू है, खुला बाजार मूल्य है। यहाँ पर क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि फुल वैल्यू इन मनी विच इज पेड टू ऑब्टेन सच सप्लाई एट द सेम टाइम व्हेन द सप्लाइंग बीइंग वैल्यू इज मेड, यानी कि खुले बाजार मूल्य का मतलब हो गया
पैसे में पूर्ण मूल्य है जिसका भुगतान ऐसी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए उसी समय किया जाता है जब आपूर्ति का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, कि भाई इस समय मूल्य निर्धारित हुआ, उस समय वो पेमेंट करा जा रहा है, तो वो ओपन मार्केट वैल्यू हो गया। और प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों असंबंधित है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कोई कनेक्शन उनमें नहीं है। और जो मूल्य है वो प्राइस जो है वो मेन कंसिडरेशन है, सोल कंसिडरेशन है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जो ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अगर प्राइस हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो प्रतिफल का कुल धन में और किसी भी अतिरिक्त राशि का धन में ना होना प्रतिफल के बराबर माना जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं चल पा रही है तो टोटल कंसिडरेशन इन मनी जो माना जाएगा और जो फर्दर अमाउंट मान लिया जाएगा इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, यानी कि जैसे हम कोई बदले में कोई चीज़ दे रहे हैं तो उस बदले में दे रहे हैं तो वो वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, वो वही वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी। अब अगर इनकी वजह से भी हम कोई कारण है कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं इन बाकी ऊपर के पॉइंट्स की वजह से, तब हम कैसे निकालेंगे? तब हम निकालेंगे कि उस तरह के गुड्स और क्वालिटी उस तरह के गुड्स कितने रुपए में बाजार में मिल जाते हैं। यानी कि कोई सामान हमने खरीदा और उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह की वैल्यू, इस तरह का सामान और इसी क्वालिटी में हम कहीं बाहर से अलग से लें, अलग से कितने का वो मिल जाएगा, कितने में खरीद बिक्री उसकी हो रही है, तो फिर वो वैल्यू उसकी मान ली जाएगी कि सेम क्वालिटी होनी चाहिए, कि बिल्कुल उसी तरह का सामान, उसी उतनी क्वांटिटी, उसी सप्लाई। यानी मान लीजिए हम कुछ राइस ले रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, अब हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो हम ये देखेंगे कि इस तरह का चावल, इस तरह की क्वालिटी, इस जो और जो चावल का साइज़ है, कुछ छोटे चावल आते हैं, कुछ बड़े चावल, तो उसी तरह का बिल्कुल क्वालिटी, क्वांटिटी हम बाहर से खरीदें तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। अब अगर इस कारण, इस वजह से भी हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, कि उस काइंड या क्वालिटी के हिसाब से नहीं निकाल पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो रूल 30 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। That means the consideration money plus money equivalent of the non-money consideration plus 10% markup value। वो हम जोड़ लेते हैं, रूल 30 जब पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई ना निकल पाए तो रूल 31 के हिसाब से, हम अदर रीजनेबल मेथड्स हैं उसके हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रूल 30 और रूल 31 अब हम आगे देखेंगे। अभी हम 27 देख रहे हैं, फिर उसको इस हिसाब से हम आगे देखेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि अलग अलग व्यक्तियों के बीच कर योग्य आपूर्ति का मूल्य जो माना जाता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, तो एक डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब हो गया, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जिसको लेने पड़ते हैं। क्योंकि कई कई राज्यों में काम होता है तो हमें अलग अलग राज्यों में हमें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराना पड़ता है। तो एक स्टेट में भी हो सकता है, एक केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी में हो सकता है, या एक राज्य से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और where the recipient and supplier are related other than in case of supply being made through an agent, कोई एजेंट भी हो सकते हैं, कि अगर रिलेटेड पर्सन्स हैं या कुछ रिसिपेंट है, सप्लायर है, उनके एजेंट हो सकते हैं। सेपरेट पर्सन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पर्सन्स हैं, सब अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई व्यक्ति ने एक राज्य में करा रखा है, कुछ व्यक्तियों ने हो सकता है कि वो कई राज्यों में अपना बिजनेस करते हैं तो उन्होंने अलग अलग राज्यों में भी अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो फिर उस कंडीशन में हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे ओपन मार्केट वैल्यू पढ़ा था हमने, ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम देख सकते हैं, यानी अगर ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो सेम काइंड और सेम क्वालिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं निकल पा रही है तो हम रूल 30 या 31 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर गुड्स are such supplied by the recipient, then the supplier has the option to take 90% of the price charged by the recipient from his unrelated customers as value of good। यदि सामान जो है प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया है तो आपूर्तिकर्ता के पास मूल्य
के पास माल के मूल्य के रूप में अपने असंबंधित ग्राहकों से प्राप्तकर्ता द्वारा ली गई कीमत का 90% लेने का विकल्प उपलब्ध रहता है। ये रूल 29 देखते हैं। अगर हम थ्रू एन एजेंट सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई एजेंट के द्वारा हो रही है, तो क्योंकि हम सारा काम तो हम खुद नहीं कर सकते, तो हमें अपने एजेंट रखने पड़ते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। तो वहाँ पर भी हम अगर वैल्यू निकालनी है तो ओपन मार्केट वैल्यू देख लेंगे, या सप्लायर को 90% प्राइस लेने का अधिकार है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से जैसे अनरिलेटेड पर्सन से लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सप्लाई इस तरह से नहीं निकल पा रही है तो रूल 30 और 31 के हिसाब से हम निकालेंगे। ये रूल 30 है हमारा, देखिए कि अगर किसी भी तरीके से प्राइस की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रूल 30 के हिसाब से देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए द वैल्यू विल बी 110% मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, या अधिग्रहण करा हो हमने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस, यानी कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसका 110% वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो 30 की जगह वो 31 रूल भी अप्लाई कर सकता है। अब देखिए रूल 31 क्या कहता है कि अगर 27 से 30 रूल के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम कुछ रीजनेबल मीन्स ले सकते हैं। कुछ एक नॉर्मल सिद्धांत हम मान लें कि भाई एक नॉर्मल रीजनेबल क्या तरीका हो सकता है जिससे मूल्य निर्धारित कर सकते, अपने विवेकाधीन यूज हम कर सकते, अपना विवेक यूज कर सकते हैं, अपना दिमाग हम यूज कर सकते हैं कि कोई प्रावधान भी गड़बड़ ना हो, प्रोविजंस भी ना टूटे जीएसटी के, और जो सेक्शन 15 हम पढ़ रहे हैं जनरल प्रोविजंस हैं वो भी अफेक्ट ना हो, और एक निर्धारित मूल्य हम निकाल सकते हैं, उचित साधन यूज हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी। लॉटरी होती है ना, लॉटरी लोग पैसा लगाते हैं, पैसा मिलता है, जीतते हैं, तो लॉटरी के केस में क्या कंडीशंस दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है लॉटरी की, अगर स्टेट गवर्नमेंट चला रही है लॉटरी, क्योंकि स्टेट ही चलाते हैं, शैल बी डीम टू बी 100 और 1/112 के रेट से वैल्यू निकाली जाती है टिकट की, और द प्राइस है नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, या ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेट है, जो राज्य है, उसने अपने गजट में कुछ प्राइस बता रखा है वो, तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो वैल्यू मानी जाएगी। या कोई अगर सप्लाई लॉटरी की सप्लाई की वैल्यू हमें निकालनी है, लॉटरी ऑथराइज कर रखी है स्टेट्स ने, अदर स्टेट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम 100/128 की वैल्यू हम निकालेंगे, या जो गजट में वैल्यू दे रखी होगी जो दोनों में ज़्यादा होगा। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो हो गई लॉटरी राज्य सरकार खुद चला रही है तो 100/112 करेंगे टिकट वैल्यू का, और अगर राज्य सरकार खुद नहीं चला रही है, उसने ऑथराइज कर रखा है किसी और को, तो 100/128 हम करेंगे। एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कि सपोज एक फेस वैल्यू टिकट की 100 रुपये है, 100 रुपये का टिकट है, तो उसकी वैल्यू हम कितनी मानेंगे जीएसटी निकालने के लिए, तो 100 को हम गुणा कर लेंगे 100/112 से, यानी कि 89.29 उसकी वैल्यू मानी जाएगी, या जो ऑफिशियल गजट है सरकार का उसने जो प्राइस दे रखा होगा जो दोनों में से ज़्यादा होगी। और अगर लॉटरी ऑथराइज कर रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, खुद नहीं चलाती है, उसने ऑथराइज ऑथराइज कर रखा है कि आप चला सकते हैं, तो वहाँ पे 100 रुपये के टिकट को हम 100/128 से गुणा करेंगे, 78.13 आएगा, वो वैल्यू मान ली जाएगी। या ऑफिशियल गजट में अगर ज़्यादा है तो वो मान ली जाएगी, दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो वैल्यू मानी जाएगी लॉटरी टिकट की सप्लाई की। यहाँ पर देखेंगे कुछ बैटिंग शर्त लगाते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, हॉर्स रेस घुड़दौड़ होती है, ये रूल 31A में दिया गया है, तो वहाँ पर हम क्या वैल्यू मानेंगे, तो ये एक्शनेबल क्लेम्स के फॉर्म में माना जाता है। बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, रेस क्लब वगैरह में होता है, तो वो 100% मानी जाती है फेस वैल्यू की, जो भी शर्त लगाई जितने की, या हॉर्स रेस का है, या जो हम टोटलाइजर को हम पेमेंट कर रहे हैं। टोटलाइजर का मतलब होता है कि जो बैटिंग सिस्टम होता है, शर्त पर लगाने का जो सिस्टम होता है, वहाँ पे जो पैसे दे रहे हैं, तो उसका 100% फेस वैल्यू जो होगी वो वैल्यू मानी जाएगी। ये रूल 32 32A हैं। कुछ
छह स्पेसिफिक सप्लाईज हैं, छह तरीके देखिए सप्लाईज आपको दे रखी हैं, उनकी भी हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे दे रखा है देखिए, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा को हम बेच रहे हैं या बदल रहे हैं या खरीद बेच रहे हैं, उसके हिसाब से क्या होगा। दूसरा, टिकट्स, एयर ट्रैवल की टिकट्स होती हैं, है नहीं, हवाई जहाज में जाते हैं उसके टिकट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। या सेकंड हैंड गुड्स हम बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। या कुछ रिडीमेबल वाउचर्स होते हैं, कूपन टोकन देते हैं कि हम मॉल वगैरह में कूपन मिल जाते हैं, टोकन दे दिया जाता है कि आपको ये सप्लाई आप बाद में ले सकते हैं कभी भी। या कुछ नोटिफाइड सप्लायर हैं सर्विसेज के, उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो छह वैल्यू दे रखी हैं, छह पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं अभी। पहला है फॉरेन करेंसी के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखेंगे विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में जिसके अंतर्गत धन की अदला बदली भी है, सेवाओं की प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित नीति के से में अवधारित किया जाएगा। कैसे निकालेंगे कि एक्सचेंज है, ये सर्विसेज हैं एक तरीके से, कि इन सर्विसेज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कि जो एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है, फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज्ड फ्रॉम और टू इंडियन रुपी में बदली जा रही है, तो वैल्यू शैल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट। बाइंग और सेलिंग रेट, बाइंग रेट हो या सेलिंग रेट हो, जो भी डिफरेंस होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस रेट देखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट्स, और जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी करेंसी बदल रहे हैं उससे गुणा कर दिया जाएगा। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट हमें पता नहीं है तो वैल्यू शैल बी 1%, तो 1% माना जाएगा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज। जो भी रुपए बदले हैं, रुपए हैं, उसका 1% वैल्यू मानी जाएगी उस सर्विस की, या रिसीव हो रही है या प्राप्त हम कर रहे हैं। तो जो हम रुपए बदल रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, तो बाइंग रेट या सेलिंग रेट जो है उसका जो डिफरेंस होगा, वो इन द बाइंग रेट या सेलिंग रेट हो गया, और रिजर्व बैंक का जो रेफरेंस रेट है उसमें जो अंतर है वो इस सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। रेफरेंस रेट नहीं है तो जो अमाउंट बदला है उसका 1% सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। अगर इंडियन रुपीज में नहीं बदली जा रही हैं, इंडियन रुपीज में नहीं बदली जा रही हैं, तो वैल्यू जो मानी जाएगी वो 1% मानी जाएगी ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स। टू अमाउंट देखेंगे, दो तरीके की वैल्यू होगी, उसका 1% हम वैल्यू लेंगे। द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एनी ऑफ द टू करेंसीज इनटू इंडियन रुपी। जो भी बदल में कर रहे हैं उसे अगर इंडियन रुपी में बदलेंगे तो कितने रुपए बैठेगा, उसके हिसाब से 1% की जो मूल्य निकलेगा, अमाउंट जो बदला है उसका 1% ही वो सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे कि पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज में एक्सरसाइज द ऑप्शन टू असर्टेन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्लॉज बी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, एंड सच ऑप्शन शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। जो भी आप पॉइंट रख रहे हैं वो बार बार आप नहीं बदलेंगे। जो एक बार जो भी तरीका आप अपना रहे हैं वो पूरे वर्ष वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए ये बी पॉइंट है, देखिए, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज द वैल्यू इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डीम टू बी 1%, जैसे मैंने बताया जो एक्सचेंज करा 1% माना जाएगा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी। जो करेंसी बदली है उसका 1%, 1 लाख रुपए की तक है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 250 रुपीज, 250 मिनिमम रहेगा। 1 लाख रुपए तक जो वैल्यू एक्सचेंज करी है उसका 1% माना जाएगा। अगर 1000 रुपीज एंड हाफ ऑफ अ परसेंट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट एक्सचेंज 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख रुपए के बीच में है, तो 1000 रुपए प्लस आधा प्रतिशत जो अमाउंट है उसका आधा प्रतिशत प्लस 1000 रुपीज, इन दोनों को जोड़कर जो भी वैल्यू बनेगी वो सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है 5000 एंड 500 रुपीज, यानी 5500 रुपए प्लस 1/10 ऑफ द परसेंट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। जो ग्रॉस अमाउंट है उसका 1/10 हम वैल्यू निकालेंगे, और 5500 रुपये ये जोड़ लेंगे, जो भी वैल्यू बनेगी वो सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। और ये पॉइंट बाई बी है, खा है, अगर इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ष यही सिस्टम आपको चलाना पड़ेगा। बी पॉइंट देखते हैं, बुकिंग ऑफ टिकट्स।
फॉर एयर ट्रेवल, ट्रेवल एजेंट्स होते हैं ना, जैसे हम जाना है तो ट्रेवल एजेंट होते हैं, उनसे टिकट बुक कराते हैं, तो उसकी वैल्यू हम सप्लाई की क्या मानेंगे? तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू क्या मानेंगे, 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। पर टिकट तो है ही, लेकिन जो सर्विस दे रहा है वो आदमी एजेंट, उसको जो सर्विसेज हमें दे रहा है उसकी वैल्यू कितनी मानेंगे, 5% मानेंगे बेसिक फेयर का अगर डोमेस्टिक ट्रेवल है इंडिया के अंदर, और 10% मानेंगे बेसिक फेयर का अगर विदेश हम जा रहे हैं तो। बेसिक फेयर का मतलब हो गया एयर फेयर हो गया, जिसपे कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट, जो भी हम जो वैल्यू मानी जाती है टिकट की। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, तो वो भी सर्विसेज के अंदर आता है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर पॉलिसी में डुअल बेनिफिट्स हैं, रिस्क कवरेज भी है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो माना जाएगा वो ग्रॉस प्रीमियम में चार्ज लेस अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा उसमें से अलग कर दिया गया। मतलब होता है ना, जैसे कि रिस्क कवर भी रहता है प्लस इन्वेस्टमेंट की तरह रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा उसमें से वो घटा दिया जाएगा प्रीमियम में से। और वो बात आपने पॉलिसी होल्डर को बता भी दी है सप्लाई के टाइम पर कि भाई इसमें इतना इतना रुपए है, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मानी जाएगी। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी होती है। सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है कि एक बार प्रीमियम दे दिया आपने, जिसमें एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज नॉट इंटीमेटेड, हमने इन्फॉर्म नहीं करा कि भाई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट का हिसाब है और कितना रिस्क का हिसाब है। तो टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज, 10% जो प्रीमियम है उसका वैल्यू 10% माना जाएगा। और अदर केसेस में 25%, जो भी प्रीमियम है उसका 25% फर्स्ट ईयर में और 12.5% अगले वर्षों में सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी में केवल रिस्क कवरेज है, इन्वेस्टमेंट का चक्कर नहीं है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो होगी वो मानी जाएगी एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जो भी प्रीमियम है वही उसकी सप्लाई वैल्यू मानी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, ये हिंदी में ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम पुराने सामान बेचते हैं या कोई उपयोग में लिया हुआ माल है, उसे हम थोड़ा सही वही करके हम उसे थोड़ा सा माइनर प्रोसेस करने के बाद, जिससे नेचर नहीं बदल रहा उसका, और वहाँ पे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिया गया है, तो हम सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो माना जाएगा वो डिफरेंस माना जाएगा बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, कि हमने कितने में खरीदा और हम कितने में बेच रहे हैं। और अगर बेच रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है, परचेज हमने कम में करा तो ठीक है, और वो डिफरेंस मान लिया जाएगा। और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि हमने कोई सामान खरीदा और उसे हमने सही करके बाद में बेच दिया थोड़े ज़्यादा रेटों पे, तो जो अंतर है पैसों का वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू मानी जाएगी। अब परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरर, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि आपने सुना हो कि हमने बैंक से लोन लिया, बाइक खरीदी हमने या कार खरीदी और हमने बैंक से लोन लिया और हम उसका पेमेंट नहीं कर पाए, तो जो बैंक उस बाइक को वापस ले लेगा, या हमने दुकान से ही किराए पे लिया हो, मतलब किस्तों पे लिया हो, हमने शोरूम में पैसे दिए और हमने सामान अपना बाइक खरीद लाए और किस्तों पे ले आए और हम पेमेंट नहीं करें, तो जो शोरूम वाला होगा वो सामान को या बाइक को या कार को वापस ले जाएगा, क्योंकि आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड तो नहीं है बोरोवर, फॉर अ रिकवरी ऑफ लोन, लोन लेना है वापस, शेल बी डीम्ड टू द परचेज प्राइस ऑफ सच गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर reduced by 5% points for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। यहाँ पर ये समझने का की बात आती है कि जो बोरोवर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और जो उसकी वैल्यू थी सामान की वो हर क्वार्टर के हिसाब से 5% वैल्यू उसकी कम होती चली जाएगी। मान लो आपने 1 साल रख लिया तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5-5% उसकी वैल्यू कम कर दी जाएगी, वो वैल्यू मान ली जाएगी। कुछ रिडीमेबल वाउचर्स होते हैं, स्टैम्प्स कूपन्स होते हैं जो मॉल वगैरह में हम जाते हैं, तो इनकी वैल्यू हम क्या मानेंगे,
डेट इज रिडीमेबल अगेंस्ट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम कुछ सप्लाई ले सकते हैं, कुछ सामान खरीद सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं, तो वो वैल्यू मानी जाएगी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। जो भी सप्लाई, अगर हमें 1000 रुपये का कूपन मिला है तो हम 1000 रुपये का मॉल में जाके सामान खरीद सकते हैं, तो वो 1000 रुपये जो होगी वो उसकी सप्लाई वैल्यू मानी जाएगी। कुछ नोटिफाइड सप्लायर और सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई करती है, कुछ पैरा 2 है ऑफ शेड्यूल 1 है जो कानून में, तो उसमें वो वैल्यू नील मानी जाती है। वहाँ पे अगर कुछ सरकार कुछ नोटिफाई कर दे, कुछ बता दे कि हाँ भाई ये कुछ सप्लाई सर्विसेज हैं, सप्लायर हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वहाँ पे वैल्यू नील मानी जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत समझा है वैल्यू ऑफ गुड्स का, सप्लाई का, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने पढ़ा। तो ये बार बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करेगा, ना समझ में आए आप बार बार पढ़ें। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।